वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर इन इंडिया, है ना। तो एग्रीकल्चर इन इंडिया कल हम आप लोगों को सीजन बता चुके थे, है ना। सीजन जो भारत में है वो हम पूरा बता चुके हैं। सीजन वाला जो वीडियो है वो डाल दिया गया है। अब उस सीजन में हम ये भी बताए थे कि मॉनसून किस सीजन में आता है और मॉनसून वापस किस सीजन में लौटता है। हम ये सीजन पहले क्यों बताएं और बाद में एग्रीकल्चर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मौसम पे ही एग्रीकल्चर डिपेंड करता है, या किसी भी तरीके का वनस्पति, वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना मौसम पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, फ्लोरा बेसिकली फूल पत्ती ये सब, फौना तो जानवर हुआ, वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, एनिमल जिसमें इंसान भी आएगा वो सब इन्वायरमेंट पे करेगा। बट अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, वनस्पतियों की बात करें, तो वो जाहिर सा बात है मौसम पे भी डिपेंड करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम पहले सीजन को समझाए थे। हम लोग यहाँ पे सीजन शॉर्टकट में देख लेंगे और उससे कोरिलेट करके हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर का कहानी। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि उसमें भी हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में, कि दिसंबर से फरवरी, कितना दिसंबर, 15 दिसंबर, 15 दिसंबर से 15 फरवरी के बीच में विंटर आता है। ठीक है, और 15 मार्च से लेकर के 15 मई तक का हम कंसीडर करते हैं क्या है, समर है। अच्छा, इसमें कितने सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई नवंबर तक तो गर्मी ही लगते रह जाता है, नवंबर तक गर्मी लगते रह जा रहा है आजकल के जमाने में। तो देखिए, वो पॉल्यूशन के वजह से ऐसा है। अदरवाइज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहता है कि भाई 15 मार्च से 15 मई तक गर्मी रहेगा और 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक क्या रहेगा, विंटर है। समझ में आया। जबकि अगर आप देखें तो रियलिटी में जो 1 फरवरी के बाद का जो टाइम रहता है, फरवरी वाला टाइम, वो गर्म रहता है ना। तो आगे हम लोग समझने का शुरू करते हैं और देखते हैं आगे 15 मई के बाद। तो समर के बाद रेनी सीजन जो आता है, जो कि जूसी, जिसको हम वो बताए थे, जिसका ट्रिक 15 जून से 15 सितंबर तक चलता है। हम इसे रेनी सीजन बुलाते हैं। हम इसे क्या बुलाते हैं, रेनी सीजन बुलाते हैं। ठीक है, यहां तक का अगर क्लियर है तो फिर हम थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, कपड़ा गिर गया है। अगर हम 15 जून से 15 सितंबर तक का देख लिए हैं रेनी सीजन, तो इसके बीच का जो गैप है, जैसे देखिए 15 फरवरी से 15 मार्च में लगभग 1 महीना का जो गैप है, तो इस बीच में भी कोई ना कोई तो सीजन होता होगा ना। तो इस सीजन का नाम क्या है, बसंत ऋतु कहते हैं हिंदी में। जबकि इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं इसे स्प्रिंग सीजन। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्प्रिंग सीजन। फिर सिमिलरली 16 मई से लेकर के, और ये जून, 15 मई है और 15 जून है, तो ये दोनों के बीच में लगभग 1 महीना का गैप है। तो 16 मई से लेकर के और आपका कितना समय तक बताया जाए, तो 16 मई से लेकर के और 14 सितंबर तक, ये प्री मॉनसून पीरियड के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये गर्मी में ही आएगा, अगर आप ऐसे देखें तो इस समय भी गर्मी ही चल रहा होता है, बट हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है, प्री मॉनसून का पीरियड होता है। इसके बारे में हम बताए थे कि आम्र वर्षा, ये सब इसी पीरियड को, सॉरी ये वाला जो पीरियड है प्री मॉनसून पीरियड, है ना, इसी पीरियड को हम लोग कहते हैं कि आम्र वर्षा होगा इस समय, है ना। मैंगो सावर कहते हैं, टी सावर, और फिर आपका कॉफी वाला जो होता है वो चेरी ब्लोजम कहते हैं, है ना। तो ये सारा चीज नाम इसी टाइम पीरियड को पड़ता है, इसी 16 मई से 14 सितंबर प्री मॉनसून काल, यानी पूर्व मॉनसून के समय में जो बारिश होता है उसको कहते हैं। क्लियर है। अब अगर आप देखेंगे तो रेनी सीजन जो 15 सितंबर को खत्म हो रहा है, तो बरसात के बाद सीधे हम लोग क्या पढ़ते हैं, शीत ऋतु। शीत ऋतु जो कि 15 दिसंबर से शुरू होता है। तो अगर हम 15 सितंबर और 15 दिसंबर के बीच का गैप देखें, तो अक्टूबर और नवंबर बीच में आ रहा है। तो वो वाला जो फेज है, जो कि 16 सितंबर से शुरू होगा और आपका कहां तक जाएगा, तो भाई देखिए 14 दिसंबर तक कम से कम जाएगा। ये फेज जो है 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक का जो समय है, 14 दिसंबर तक का, इसको हम लोग ऑटम सीजन या शरद ऋतु के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑटम या शरद ऋतु के नाम से। अब जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में मॉनसून आता है, तो हम ये जो पीरियड है रेनी सीजन का, 15 जून वाला जो पीरियड है, यानी फर्स्ट वीक ऑफ जून से लेकर के जून लास्ट तक भी आप ले सकते हैं।
ये इस समय हम अराइवल ऑफ मॉनसून भी कह सकते हैं। इस समय को हम क्या कह सकते हैं, मॉनसून का आगमन का काल भी कह सकते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि सितंबर अक्टूबर के समय में मॉनसून क्या करता है, वापस जाना शुरू कर देता है। लास्ट सितंबर से स्टार्टिंग अक्टूबर में मॉनसून रिट्रीट होने लगता है, प्रत्यावर्तन यानी कि वापस जाना शुरू कर देता है। तो हम इस ऑटम के स्टार्टिंग पीरियड को रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून भी कह सकते हैं। हम ऑटम के स्टार्टिंग, ऑटम माने शरद ऋतु, ऑटम के स्टार्टिंग पीरियड को रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग, रिट्रीटिंग, RETREATING मतलब वापस जाना। तो यही बात हम कल अच्छे से समझाए थे। अब हम लोग इसी को देख करके भारत में किस किस तरीके का एग्रीकल्चर पॉसिबल है, क्या क्या होता है, उसको समझने का कोशिश करेंगे। हम ये कोशिश करते हैं कि हम कोरिलेट करके बताएं ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग ट्राई लेते हैं, देखिए आप लोगों को, मतलब हम ऐसा ट्राई लेते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या ये कोरिलेट करके अच्छे से समझ में आता है या नहीं। देखते हैं। अब सबसे पहला बात है कि पूरे इंडिया का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, अगर हम उसकी बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी 3287263, ठीक है, यही है। अब इसके बाद समझिए, ये तो इसका एरिया है, इसको हम ये कह सकते हैं कि पूरे इंडिया का ये 100% है, 100%, 100% है ना। तो अब इस 100% में कौन सा भूमि किस सीए में आता है, तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। माने कितना प्रतिशत यहाँ पे एग्रीकल्चर है, कितना प्रतिशत लगभग फॉरेस्ट है, कितना प्रतिशत पे पास्चर लैंड है, पास्चर लैंड माने जहाँ भैंस चराना है, गाय चराना है, ये सब, ठीक है, वो वाला, और कितने प्रतिशत यूजलेस है, बंजर है, इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे, है ना। तो जो 100% भारत के पास भूमि है, उसमें 51% पर कृषि होता है, एग्रीकल्चर ही होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है ना, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है इंडिया का। तो इसीलिए यहाँ पे 100% में 51% में 100% पूरे भारत में 51% हिस्सा पे क्या होता है, एग्रीकल्चर ही होता है। इसको ये देखिए, ये जो डेटा है, डेटा सबसे ज्यादा पसंद करता है, कोई भी पीसीएस एग्जाम जो होता है उसको डेटा से कुछ खासा लगाव होता है ना, डेटा बहुत ज्यादा पूछता है ना, 51%, ये सब ठीक है, फैक्ट्स बहुत पूछता है ये सब। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो ट्रिक है वो ये है, कवच, कवच होता है कवच, तो उसी को कवच के जगह कबवच याद कर लीजिए, कबवच। ये क से कृषि, ब से बंजर, व से वन, च से चारागाह, क से कृषि, ब से बंदर वाला बंदर, यहाँ पे होगा बंजर, बंजर मतलब नॉन फर्टाइल लैंड, ठीक है, जो फर्टिलिटी जिसका एकदम 0 हो चुका है। व से वन, हिंदी में फॉरेस्ट, सॉरी इंग्लिश में फॉरेस्ट, और चारागाह का पास्चर लैंड, ठीक है। तो इसमें क जो कृषि है, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो 51% पे कृषि यानी एग्रीकल्चर ही देखने को मिलता है। बंजर जो भूमि है इंडिया के पास, जो नॉन फर्टाइल या यूजलेस लैंड है, वो 24% देखने को मिलता है। वही अगर वन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 21% अब हमारे पास क्या है, वन है, फॉरेस्ट है। जबकि चारागाह भूमि की बात करें यानी पास्चर लैंड की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कितना है, लगभग 4% हमें चारागाह देखने को मिलता है। क्लियर है। तो 2 टॉपिक यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं। पहला तो ये सीजन, और दूसरा कितना कितना एरिया में कौन कौन फैला हुआ है। बट आज हम लोग नहीं तो वन यानी कि कोई फॉरेस्ट के बारे में कि एवरग्रीन फॉरेस्ट और ये सब, वो तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, ना ही हम घास का मैदान पढ़ रहे हैं जो हम चारागाह के बारे में सोचेंगे। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, चारागाह ये है 4%, ये जो 21% है ये वन का है, वन का, इसका। क्लियर है। तो हम ये सब चीज तो आज पढ़ नहीं रहे हैं। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर इन इंडिया, यानी कृषि भारत में कैसा है, उसी पे चर्चा आप शुरू करते हैं। तो चलिए, अगर हम बात करें तो इंडिया का स्थिति पहले फूड स्कार्सिटी से हम लोग गुजर रहे थे। अगर हम 1947 की बात करें तो भारत फूड स्कार्सिटी से गुजर रहा था, यानी भूखमरी से गुजर रहा था। भूखमरी, भोजन का कमी था इस वजह से, गरीबी के कारण, है ना। बट 1967-68 का समय आता है ना, लगभग तीसरी पंचवर्षीय योजना का बात होगा ये। तो उस समय 1967-68 में ग्रीन रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है, हरित क्रांति देखने को मिलता है।
उसको लाता है कौन है यहाँ पे कौन लाता है यहाँ पे, कौन से वो साइंटिस्ट थे जो भारत में लेकर के आए हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन को, तो उनका नाम था MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर के आते हैं भारत में। इसका ये मतलब नहीं है कि MS स्वामीनाथन ही ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब आविष्कार किए हैं या उसका सीड्स वगैरह जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन पार्ट है। माने ऐसा सीड, ऐसा बीज जो सबसे ज्यादा अनाज देगा, हाई यील्ड देगा, समझ में आया, ऐसा ही वैरायटी का सीड। यील्ड मतलब क्या होता है, अनाज, बहुत सारा अनाज, सबको कलेक्टिवली हम लोग यील्ड कहते हैं। ठीक है, खाद्यान्न कह लीजिए, समझ में आया। और हाई यील्ड जो देगा मतलब वो ज्यादा खाद्यान्न उत्पन्न करेगा। तो ऐसा ही सीड HYV सीड ये सब खोजा गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन में। इसको भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है MS स्वामीनाथन को। ठीक है, और अगर यूनिवर्सिटी की बात करें कि भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन से यूनिवर्सिटी में इसका खूब पढ़ाई लिखाई ये सब शुरू हुआ, तो GV पंत यूनिवर्सिटी, पंतनगर वाला, ठीक है, उत्तराखंड में। ठीक है, तो वहां पे ये आया। अब बात कर लेते हैं कि दुनिया में ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट कौन लाया, तो नॉर्मन बोरलॉग। कौन लाया, नॉर्मन बोरलॉग। अब बोरलॉग का स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा एक बार। नॉर्मन बोरलॉग ही लेकर के आए थे दुनिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन को। ठीक है, मैक्सिको और फिलीपींस में ये चल रहा था, तो वहां से हम लोग चेप लिए और अपने भारत देश में लेकर के आ गए और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए। ठीक है, अब इससे ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद भारत, जो कि एक फूड स्कार्सिटी से गुजर रहा था, भूखमरी से गुजर रहा था, है ना, वो भारत फूड सरप्लस पे आ गया। माने उसके पास ज्यादा फूड होना शुरू हो गया। और फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग को गोदाम बनाना पड़ा ताकि हम लोग उसको स्टोर कर सकें, बेच सकें और गरीबों में बांट भी सकें। और उसके बाद आप लोग देखे होंगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आएगा और वो पूरा का पूरा जो है गोदाम भर भर के चावल सड़ाएगा, उसको रखे रहेगा, बेचेगा, यही सब करेगा। ठीक है, क्योंकि अब सरप्लस हो चुका है हमारे पास भोजन का। क्लियर है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि भारत, चूंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम लोग दो चीजों पे फोकस किए थे, चावल और गेहूं पे। हालांकि आपको बता दें कि ज्यादा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा हुआ वो गेहूं को हुआ। गेहूं को ज्यादा फायदा हुआ, चावल को कम हुआ। बट अगर आप पूछें कि इंडिया में सबसे ज्यादा जितना भी भूमि पर कृषि होता है, जितने भी लैंड पे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा अनाज होता है, अगर आप हमसे ये पूछें तो चावल ही होता है। वैसे तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है, गेहूं को। ग्रीन रिवॉल्यूशन से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है गेहूं को। इसके बावजूद भी जो सबसे ज्यादा भारत में चावल होता है सबसे ज्यादा भारत में जो अनाज होता है वो चावल है। और कितना प्रतिशत होता है ये, तो पूरा भारत में जितना भी अनाज है उसका 47% हिस्सा, 47% जो है वो शेयर किसका है, राइस का ही है। जबकि गेहूं पूरे भारत में कितना प्रतिशत शेयर रखता है अपने पास, 14%। यानी 14% पूरा जितना भी क्रॉप आप उगाते हैं पूरे भारत में, उसका 14% हिस्सा गेहूं का है, जबकि 47% हिस्सा किसका है, चावल का है। क्या यहां तक का समझ में आ गया है। तो अब ये चावल और गेहूं ही चूंकि हमारा मुख्य फसल है, स्टेपल फूड के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। स्टेपल फूड मतलब जिसको हम खाएंगे ही 3 टाइम और ये सब 2 टाइम, जो भी खाना हर टाइम में जिस खाना को हम लोग लेते हैं ना, तो वो स्टेपल फूड कहलाता है। जैसे अगर आप लोग पढ़े हो तो ये ट्रॉपिकल रीजन में कहीं कहीं पे मड़ुआ का रोटी, कसावा, ठीक है, मड़ुआ जो जितिया में खाते हैं लोग, उसका कसावा को स्टेपल फूड की तरह लोग यूज करते हैं, मड़ुआ के आटा को, ये सबको, ठीक है, रोज खाते हैं। तो अब हम लोग इसको मिटाएंगे और अब हम लोग एग्रीकल्चर का जो फसल पैटर्न बांटा गया है, क्रॉपिंग पैटर्न, जैसे रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसको एक बार इरेज कर ले हम जल्दी से। मिटता तो ये है नहीं, और मिट गया अगर पानी भिजाने से तो ये सूख जाता है, सॉरी भीगा रहता है और मार्कर ही नहीं चलने देता है। अब एक बात जो हम लोग समझना चाहते हैं वो क्या है, कवच बता दिए हम, क से कृषि, ब से बंजर, व से वन और च से चारागाह। कृषि का मतलब सबको पता है, बंजर मतलब नॉन फर्टाइल लैंड, वन यानी फॉरेस्ट और चारागाह को पास्चर लैंड कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो अगर आप लोग को वनडे एग्जाम देना है, भले ही आप इंग्लिश मीडियम के हो, तो भी इस चैनल से आपको समझ में आ जाएगा जो हम समझाना चाह रहे हैं। आगे समझते हैं। तो फिर अब हम लोग इसका मदद भी लेंगे। इसका ये जो है सीजन का जो समय है उसका भी लेंगे और हम लोग राबी फसल शुरू करते हैं। ठीक है,
तो अगर हम राबी क्रॉप्स की बात करते हैं तो आपको ये पता होगा कि ये अक्टूबर नवंबर के समय में बोया जाता है। ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर के समय में इसको बोया जाता है, यही इसका समय होता है। अक्टूबर नवंबर के पीरियड में राबी क्रॉप्स को बोया जाता है। ठीक है, तो भाई इसको काटा कब जाता है ना, ये बात आएगा ना कि काटा कब जाता है। तो आप इसको काटेंगे कब, मार्च अप्रैल के समय में। ठीक है, मार्च अप्रैल के समय में इसको काट लिया जाता है, अक्टूबर नवंबर के समय में इसको बोया जाता है। बोना को हम लोग सोइंग कहते हैं। ठीक है, और काटने को इंग्लिश में कहते हैं हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग द क्रॉप। अब इस बात को समझिए कि राबी क्रॉप्स किस समय लगाया जा रहा है। तो मोटा मोटी अगर हम लोग पहुंच जाए अपने जगह पे, यानी अपने सीजन के पास, तो अक्टूबर नवंबर का समय बता रहा है, यानी लगभग विंटर और शरद का जो समय है और विंटर का जो समय है, यानी ऑटम सीजन विंटर सीजन। तो बेसिकली हम राबी क्रॉप्स को कह सकते हैं मोटा मोटी तौर पर कि विंटर ही है ना। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये शीत ऋतु का फसल होता है, यानी ठंडा फसल है। ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि ठंडी के समय का फसल है। ठीक है, राबी क्रॉप्स। अब बताइए, जो ठंडी के समय का फसल होता है, ठंड के समय का फसल होता है, क्या उसको ज्यादा पानी लगेगा या कम पानी लगेगा। तो वाटर ये कम यूज करता है। जैसे ठंडा में हम क्या पसंद करेंगे, अगर हम फसल होते तो ठंडा में हम क्या पसंद करते कि मेरे यहाँ तक पानी लगा रहे। नहीं, जाहिर सा बात है, हम लोग चाहेंगे कि उस समय कम पानी लगे, क्योंकि ठंडा है। ऐसे ही बहुत ज्यादा जो है ठंड के वजह से नमी वगैरह मिलता रहेगा। इसीलिए जो क्रॉप्स राबी क्रॉप्स होते हैं वो लोग वाटर कम पसंद करते हैं। ठीक है, तो वाटर कम पसंद करते हैं ये लोग। और कौन कौन ये लोग होते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, सबसे पहला जो सबसे फेमस है वो तो है गेहूं माने वीट। इसके अलावा गेहूं का जो दोस्त है, जो कि इसके साथ शुरू से है, अगर आपसे हम पूछें कि पहला जो उसको क्या बोलते हैं, पहला एग्रीकल्चर जो हुआ उसमें कौन सा फूड आया, तो जौ और गेहूं ही आया था, है ना। व्हीट एंड बार्ली जो फर्स्ट हम लोग क्रॉप जो हम लोग एग्रीकल्चर से निकाले, है ना, डोमेस्टिकेशन या फर्स्ट, हालांकि इसको डोमेस्टिकेशन नहीं कहेंगे, इसका टर्म हमको याद नहीं आ रहा है। डोमेस्टिकेशन तो पशुओं का किया जाता है ना। प्लांटेशन के थ्रू कह लीजिए या एग्रीकल्चर के थ्रू जो पहला क्रॉप हम लोग मानव ने उगाया था वो व्हीट एंड बार्ली ही था। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर व्हीट एंड बार्ली ऐसा होता जिसको खूब सेवा करना पड़ता, तो पुराने जमाने में दिमाग ही इतना नहीं था कि हम लोग अपना तो सेवा करते नहीं थे, इस भोजन का, इस अनाज का क्या सेवा करते। मतलब जो आसानी से उग जाएगा वैसा ही चीज हम लोग शुरुआत में उगाए होंगे। तो व्हीट एंड बार्ली फर्स्ट क्रॉप टू बी ग्रोन बाय ह्यूमन, ऐसा कहते हैं हम लोग कि पहला क्रॉप है जो कि इंसान खुद से उगाया था। तो व्हीट एंड बार्ली जब ऐसा है तो इसका मतलब है उस समय तो इंसान के पास दिमाग नहीं था कि वो उसको पानी देता और ये सब करता, इतना नहीं करता वो। इसीलिए ये ज्यादा तामझाम वाला फसल नहीं होता है, ये बड़े आसानी से उग जाता है, इसका ज्यादा ख्याल नहीं रखना पड़ता है। कंपेयर कीजिए अगर चावल से, तो इससे ज्यादा चावल का ख्याल रखना पड़ता होगा। तो गेहूं और जौ ये राबी फसल है, ज्यादा इरिगेशन ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा मटर, इसके अलावा चना दाल, और बताइए सरसों, राई, यानी आप कह सकते हैं कि तिलहन और ये सब जो होता है ये इस समय है ना, तिलहन। और आपका जो है अलसी को हम लोग तीसी भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। ठीक है, तीसी आप लिख लीजिए इसको। अब ये तीसी कैसे लिखाता है वो आप लोग हमको मेरा इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर दोनों ही खराब है, यही तो मेन प्रॉब्लम है। चलिए, लिटरेचर इंग्लिश हिंदी दोनों खराब है, उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। चलिए ध्यान से समझते हैं। चना, राई और सरसों क्या होता है, तो जो आपके ऑयल सीड्स होते हैं जैसे सरसों, मस्टर्ड सीड और ये सब, तो वही सब ये है। सरसों का भाई टाइप का है, राई काला कलर का दिखता है ये। और तीसी, अलसी जिसको हम लोग कहते हैं लिनसीड, इंग्लिश में लिनसीड बोला जाता है इसको। और मटर और चना दाल ये सब तो सभी लोग जानते ही हैं। तो यही सब जो है कुछ आपका राबी क्रॉप है, ये इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप है। इसके अलावा आप इसमें क्या जोड़ लीजिएगा, आलू भी बहुत ही इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप है। आलू, पोटैटो जो है आपका ये इसमें आ जाता है। अब इसको याद करने का ट्रिक समझिए। अगर हम राबी क्रॉप्स में के समय में खाना बनाएं, और हम क्या चल रहे हैं, हम एक किसान चल रहे हैं, और ऐसा है कि राबी क्रॉप्स को ही हम यूज कर रहे हैं क्योंकि मौसम चल रहा है किस समय का, वही मार्च का मौसम चल रहा है। ठीक है, मार्च अप्रैल वाला।
उसी समय मेरे घर में हार्वेस्टिंग हुआ है और काटने के बाद खेत से जो आया है वो यही सब आया है। तो किसान जाहिर सा बात है बाहर से खरीद के उतना नहीं खाएंगे, गांव में रहते हैं तो कहाँ जो मार्केट जाएंगे, घर का ही चीज खाएंगे, है ना। तो हम क्या किए, सबसे पहले गेहूं से बनाए रोटी। रोटी जो बनाए हम क्या किए, मिक्स आटा बना लिए, गेहूं और जौ फेंट के बना लिए, ठीक है। इसके अलावा हम लोग आलू मटर का सब्जी बनाए। आलू मटर का क्या बनाइएगा आप, सब्जी बना लेंगे। और चने का दाल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, चने का दाल बनाएंगे। और उसमें सरसों और राई का छौंका लगा देंगे, यानी उसका तड़का मार देंगे, सीधा सीधा बिहार में छौंका बोलते हैं। चलिए, सरसों और राई का तड़का लगा देंगे, ठीक है। तो आलू मटर का सब्जी, चना का दाल और रोटी बनाए, और इसमें फिर मार दिए तड़का किसका, सरसों और राई का। तो आपका जो है रोटी सब्जी और दाल तीनों कंप्लीट हो गया। या तड़का रोटी सब्जी, बिहार में लोग तड़का रोटी सब्जी बहुत ज्यादा खाते हैं, किसी भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी जाकर के तड़का रोटी खा लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तीनों चीज कंप्लीट हुआ। तो तड़का रोटी सब्जी से क्या हम याद रख सकते हैं राबी क्रॉप्स को, तड़का रोटी सब्जी से हम राबी क्रॉप्स को याद रख सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए, एक और बात हम आपको बता दें कि जहां पे भी ओवर पॉपुलेशन है, जैसे ओवर पॉपुलेशन आपका कहाँ कहाँ हो सकता है, प्लेन एरिया में, जैसे यूपी, बिहार, बंगाल, इन सारे इलाकों में ओवर पॉपुलेशन है, तो जाहिर सा बात है कि गरीबी भी होगा, है ना। गरीबी के कारण, है ना, एक क्या हुआ कि हम लोग आलू बिहार में, बंगाल में या फिर यूपी में ज्यादातर घरों में हर सब्जी में, यहाँ तक कि पनीर में भी आलू डाल दिया जाता है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन है। एक घर में 2 बच्चा, ऐसा कॉन्सेप्ट कम ही है, एक घर में 4 बच्चे 6 बच्चे ऐसे रहते हैं। तो आखिर इतने सारे लोगों का फैमिली का अगर कोई एक इंसान भरण पोषण कर रहा है, क्योंकि एजुकेशन का कमी था, तो एजुकेशन के कमी होने की वजह से इन स्टेट्स में, यूपी बिहार ये सब जो स्टेट है, यहाँ पे ज्यादातर लोग में, मतलब फैमिली में एक ही मेंबर कमाए, फादर जो है वही बस कमाने वाला रहता है। और इस कारण से क्या हुआ, गरीबी और बढ़ गई। और गरीबी और बढ़ने के कारण आलू जो है, क्योंकि वो एक सस्ता फूड है, तो हम लोग उसी को हर एक सब्जी में यूज करना शुरू कर दिए, है ना। तो यही चीज है। वैसे तो ये एक्स्ट्रा बात था। आपको क्या याद रखना है, राबी क्रॉप्स का डेट तो टाइमिंग तो सबको याद रखना ही पड़ता है, अक्टूबर नवंबर। हालांकि ठंड से आप याद रख सकते हैं, अक्टूबर नवंबर में सोइंग होगा, बोया जाएगा, और मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग होगा। और इसमें कौन कौन सा फसल होगा, तो उसको आप रोटी, तड़का और किससे याद रखेंगे, आलू मटर का सब्जी, ठीक है। और जाहिर सा बात है, अगर आप बिहार से बिलोंग करते होंगे और यूपी से, तो आपको पता होगा तड़का में चना का दाल ही यूज होता है, तो उससे आप याद कर सकते हैं। तो यहीं पे अब राबी क्रॉप्स खत्म हो चुका है। अब हम लोग खारिफ क्रॉप्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि क्या ये समझाने में, मतलब जैसे हम जो समझा रहे हैं, ये समझ में आता है या नहीं, नीचे कमेंट में बताते रहिएगा। इसके साथ साथ इसी चैनल पे हम एसएसटी में हिस्ट्री कंप्लीट कराएंगे। बहुत सारा कराए भी हैं, बट इतना लंबा उसका ये है, क्या बोलते हैं, सब सिलेबस इतना ज्यादा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसी वजह से हम छोड़ दिए हैं अभी उसको। और बीच में नेट वेट का भी इशू हो गया था, इस वजह से कितना दिन वीडियो ही नहीं गया। और उसके साथ साथ थोड़े दिन दीपावली में हम भी, दशहरा के समय में थोड़ा दिन छुट्टी भी ले लिए थे, तो इस कारण से बीच में वीडियो भी रुक गया था। बट अब रेगुलर रहेगा। थोड़ा सा छठ के समय में शायद इधर उधर हो, क्योंकि बिहार में छठ काफी मजे से मनाया जाता है। चलिए आगे समझते हैं। अब जो बात आ रहा है वो है खरीफ क्रॉप। देखिए अब लिखाएगा ही नहीं, एक बार इसका जो सब्सक्रिप्शन पूरा हो ना, जो भी इसका, तो वो वाला बोर्ड ले लेंगे, क्या नाम है उसका, स्मार्ट बोर्ड जो होता है वो। चलिए खरीफ क्रॉप्स पढ़ते हैं हम लोग। खरीफ क्रॉप्स, खरीफ से खराब, खरीफ से क्या याद रखना है, खराब। खरीफ क्रॉप कैसा क्रॉप है, जो खराब मौसम में होता है। रबी कैसा क्रॉप है, अच्छा रबी को भी एक और तरीके से याद रख सकते हैं आप। रबी क्रॉप उस समय में होता है जब रवि का जरूरत ज्यादा होता है, बट रवि दिखते नहीं है। ये रवि कौन है, सूर्य भगवान के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। रबी क्रॉप्स कब होता है, जब रवि का तो जरूरत होता है, बट रवि हमेशा छुपे रहते हैं, ठीक है। तो उसी समय बोया जाता है, तो उस समय तो वो छुपा हुआ रहता है रबी क्रॉप्स, ठंडा के समय में। और जब थोड़ा सा गरम गरम मौसम होता है, जब रवि दिखने लगते हैं, सूर्य भगवान दिखने लगते हैं, तब उसको काटा जाता है, ठीक है। ऐसे याद रखने का ये ट्रिक है, वो ठंडे का क्रॉप होता है। खरीफ क्रॉप के लिए आप याद रखिए, खराब मौसम में इसको बोया जाता है। खराब मौसम मतलब बारिश का मौसम, किचकिच मौसम, गंदा सा मौसम, एकदम पूरा एकदम गंदगी फैला रहता है। अब
इसमें भी किसी को अगर ये लगे कि बारिश का मौसम गंदा कैसे, हमको तो पसंद है, तो ये बात सच है कि बारिश देखने में बहुत अच्छा लगता है अगर हम लोग अच्छे से घर में आराम से बैठ करके पकौड़ा और चाय लेके और बाकी चीज खा पी के घर में बैठे रहे। बट अगर आप देखिए इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से, तो इंडिया में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं है, एसी में काम करने वाले नहीं है, लोगों को नॉर्मल पैदल रोड पे आना जाना पड़ता है, दिन भर रोड पे धूल फेंकना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं बारिश खराब ही होता है। जैसे अगर आप बात करिए रेडी वाला, जो ठेला वाले लोग होते हैं, तो उनके लिए बारिश हो जाएगा तो एक तो गंदगी अगल बगल इतना ज्यादा हो जाता है, उसके अलावा उनका बिक्री भी बंद हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखिए तो भारत जैसा जो डेवलपिंग कंट्री है ना, जहाँ पे ये सब प्रॉब्लम है, गरीबी, ये सब जो प्रॉब्लम है, एजुकेशन, इलिटरेसी है ना, ये सब वाला प्रॉब्लम, तो वहां पे कहीं ना कहीं बारिश कैसा है, खराब मौसम है इसके। तो ऐसे याद रख लीजिए कि खारिफ क्रॉप जो होते हैं वो खराब मौसम में होते हैं, ठीक है, माने रेनी सीजन में बोया जाता है इनको। रेनी सीजन तो हम कह सकते हैं इसको जून जुलाई में बोया जाता होगा, हाँ, जून जुलाई में क्या किया जाता है, बोया जाता है। बोना मतलब सो करना, और काटा कब जाता होगा, तो जाहिर सा बात है काटा जाता होगा सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर के समय में, ठीक है। देखिए मोटा मोटी उसी समय में, जैसे सितंबर लास्ट से 15 से स्टार्ट कर देंगे, अक्टूबर तक ले जाएंगे, कहीं कहीं पे अक्टूबर में स्टार्ट करेंगे और नवंबर तक खींच के ले जाएंगे। तो आप इस बात को समझ लीजिए, सितंबर अक्टूबर इस समय काटते होंगे और इस समय बोते हैं। तो शो करते हैं हम लोग जून जुलाई के समय में, कहीं जुलाई अगस्त के भी समय में कर सकते हैं, तो वो थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलता है। मगर जब हम काटते हैं तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग, ठीक है। अच्छा, धान का सीड्स नहीं छिड़का जाता है, उसका सैपलिंग होता है। सैपलिंग क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। एक तरीके से समझ लीजिए कि हम धान का पेड़ छोटा छोटा लेकर के उसको सैपल करते हैं, यानी प्लांटेशन करते हैं, ठीक है, उसको सीधे ट्रांसपोर्ट कर देते, ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ठीक है। अब ये आपको कहाँ दिखेगा, रमैया वस्तावैया में दिखाया है, हीरो ऐसे ऐसे करके ऐसे नीचे पानी में डालते रहता है, ठीक है, फिल्म है उसी में। तो वही, तो उसका सीड नहीं डालते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, थोड़ा सा पेड़ जैसा बना लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सारा गाड़ते हैं हम लोग, ठीक है, पानी में, पूरा पानी इतना इतना भरा रहता है और उस खेत में घुस के और धान बोया जाता है। बिहार के ज्यादातर लोग इसको जानते होंगे, यूपी बिहार साइड वाले। तो ये जो है सो माने बोना और हार्वेस्ट करना माने काटना। जून जुलाई सितंबर अक्टूबर खराब मौसम में बोया जाता है और फिर उसके बाद निकाल लिया जाता है। अब बात करते हैं कि खारिफ क्रॉप्स में कौन कौन सा क्रॉप होता है। तो देखिए सबसे पहला, खूब सारा पानी, हम कह रहे हैं कि भर भर पेट पानी है यहाँ तक, है ना, तो इसका मतलब है चावल, है ना, चावल भी बहुत ज्यादा डिमांडिंग होता है, चावल वाटर को पसंद करता है बहुत ज्यादा। राइस, इसके अलावा, राइस के अलावा आपके पास जो होना चाहिए वो कौन है, वो है मक्का, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, मक्का को, मकई जो होता है, कॉर्न, ठीक है, हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में कॉर्न बोलते हैं। इसके अलावा कॉटन, कॉटन को पहले तो पानी चाहिए होता है, बट जब इस पे फूल लग जाता है तो फिर ये पानी बारिश को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। फूल लगने के बाद अगर बारिश हुआ तो कॉटन सड़ जाता है, ठीक है। तो कॉटन भी इसी टाइम में होता है, कब, खारिफ क्रॉप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो हम जौ के बारे में, जो आपका जौ जो होता है, व्हीट एंड बार्ली, है ना, तो वो ऊपर होता है। मगर अगर आप बात करें ज्वार कहाँ होता है, तो वो यहाँ होता है। ज्वार को शायद इंग्लिश में सोरगम कहते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ होता है, खारिफ क्रॉप है वो। इसके अलावा बाजरा यानी मिलेट, वो भी खारिफ क्रॉप है, ठीक है। वो कैसा क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, खारिफ ऐसे ही खरीफ क्रॉप बोलते हैं वैसे तो मिलेट है, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं ये खरीफ क्रॉप का पार्ट है, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं ये खरीफ क्रॉप का पार्ट है। तो आपको क्या करना है, रोटी तड़का और आलू और मटर का सब्जी बना लेना है, उसको डाल देना है राबी क्रॉप में। उसके अलावा जो मोटा मोटा सामान है वो सबको डाल देना है खरीफ क्रॉप में। जैसे शुगर केन, अगर आप किसी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो शुगर केन का खेत में अगर गए हो तो वहां पे भी पानी होता है, पानी ज्यादा होता है। हम छोटे में एक बार गए हैं यहाँ पे शुगर केन के खेत में, तो यहाँ पे ये चीज हो गया। अब हम लोग और समझ लें अगर, तो ये सब जो मोटा मोटा यहाँ पे देखने को मिलता है वो सब हम लोग इधर ही उगाते हैं खारिफ में। और वो जो तीन चीज है, रोटी तड़का और सब्जी आलू मटर का, ये हम लोग रबी क्रॉप्स में देखते हैं। सरसों और उस तड़का में सरसों और राई का छिलका भी लगना चाहिए। तो रबी और खरीफ क्रॉप दोनों ही हम लोग समझ चुके हैं। अब हम जायद क्रॉप की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले रहरी का दाल अगर आप सुने हो, अरहर इसको बोलते हैं, कहीं कहीं पे तूर दाल भी बोलते हैं, ठीक है, तूर दाल।
और इसको इंग्लिश में पिजन पी ऐसे करके या पिजन पल्स कहते हैं, ठीक है। इसका यही नाम होता है तूर दाल। ये खरीफ क्रॉप है, ठीक है, राबी क्रॉप ये नहीं है। तो यहां तक का क्लियर है। अब अगर आपका खरीफ क्रॉप क्लियर है, राबी क्रॉप क्लियर है, तो सिर्फ एक ही क्रॉपिंग पैटर्न बचता है और वो है जायद क्रॉप्स। वो कौन सा क्रॉप है? जायद क्रॉप्स। तो हम लोग जायद क्रॉप्स के बारे में भी समझ लेते हैं। तो अगर आप देखते हैं सितंबर अक्टूबर, है ना, तो सितंबर अक्टूबर के बाद यहाँ देखिए हमने खरीफ क्रॉप बोया और हम उसको काट लिए। कब काट लिए? सितंबर अक्टूबर के समय में। तो जब हम सितंबर अक्टूबर के समय में काट लिए और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हम लोगों को क्या होना होता है, उसके बाद हम लोगों को राबी क्रॉप्स स्टार्ट हो जाता है अक्टूबर के समय में। वही सितंबर अक्टूबर के समय में हम राबी क्रॉप्स बोना शुरू कर देते हैं अक्टूबर नवंबर तक, और उसको फिर हम लोग कब काटते हैं? मार्च अप्रैल के समय में। तो मार्च अप्रैल के समय में राबी कटता है। और अब बताइए कि मार्च अप्रैल में वो कट गया, उसके बाद जून जुलाई में क्या खेत खाली छोड़ देंगे? हम कुछ नहीं करेंगे उसमें, करेंगे ना। मार्च अप्रैल से जून जुलाई यानी अप्रैल मई का जो समय है उस बीच में खेत में कुछ तो उगाएंगे, और वही जो 1-2 महीना का हमको समय मिलता है उस समय में जो हम लोग उगाते हैं हम उसी को जायद क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। किस समय में? अप्रैल मई वाला जो समय होता है उसी को हम लोग जायद क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। इसको हम अप्रैल मई में उगाते हैं और स्टार्टिंग जून तक काट कूट के हटा देते हैं। समझ में? अप्रैल में, मार्च का लास्ट, अप्रैल का स्टार्टिंग, उस समय में उगा लेते हैं और जून तक लमसम काट करके हटा देते हैं। ये 2 महीना 1.5 महीना में कंप्लीट हो जाता है जायद क्रॉप्स, ठीक है। जायद क्रॉप्स जो आपको देखने को मिलता है इसमें ज्यादातर फल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देखने को ही मिलता है, ठीक है। फल एंड मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही जायद क्रॉप्स में देखने को ज्यादातर मिलता है। इसके अलावा आपको पता है धान भी इस समय उगाया जाता है, ठीक है। इस समय में धान भी उगाया जाता है, हालांकि वो खरीफ क्रॉप वाले टाइप का धान नहीं होता है, हम उसे गर्मा धान के नाम से जानते हैं। कई जगहों पे जायद के जगह गर्मा फसल भी लिखा रहता है। गर्मा फसल भी कई जगहों पे लिखा रहता है जायद को, ठीक है। ये शुरुआती गर्मी में होने वाले कोई भी फसल जो है, शुरुआती गर्मी में होने वाले किसी भी फसल को हम लोग गर्मा फसल कह देते हैं, जायद क्रॉप्स कहते हैं। ज्यादातर इस समय फल और फूल ही देखने को मिलता है। बहुत सारा फल इस समय, ककड़ी, खीरा, ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये टॉपिक है, अच्छा, लूसेंट में जायद के बारे में कुछ और गर्मा फसल के बारे में एक अलग ही टाइम पीरियड दे दिया है। वो टाइम पीरियड किससे, मतलब हम आपको बताएं तो वो कंट्राडिक्ट कर रहा है, वो खरीफ में घुस जा रहा है। तो उस समय में तो चावल वगैरह बोया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो सकता है। आप लोग जायद जो है वो अप्रैल मई में ही देखने को मिलता है, यानी जिस समय खेत खाली होगा तब ना हम फल फसल लगाएंगे, फूल वगैरह। अब थोड़े चावल छोड़ के हम फल लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जायद क्रॉप्स जो है वो इसी समय में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इस समय में हम लोग ज्यादातर वेजिटेबल्स ही उगाते हैं और उसको बेचते रहते हैं, ठीक है। तो यहीं पे आपका जायद क्रॉप्स भी खत्म हो जाता है। अब जायद क्रॉप के खत्म होने के साथ साथ इंडियन का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, यानी एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में कृषि, खत्म हो जाता है आपका ये टॉपिक, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक होगा, जाहिर सा बात है कि वो भारत में सिंचाई या इरिगेशन फैसिलिटी के बारे में हम लोग बात करने का कोशिश करेंगे, या फिर कोई और टॉपिक जो भी इससे रिलेटेड हो। मिट्टी भी इससे रिलेटेड है, मतलब कृषि से रिलेटेड ही पार्ट है सॉइल, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। जो भी मिल जाए देख लेंगे हम लोग कोई एक, और यहीं पे इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आता हो, पसंद आता हो, समझ में आता हो, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे 4 मेरा बुराई कीजिएगा कमेंट में, ठीक है। और नहीं पसंद आने पे 1 आध बुराई कीजिएगा, 4 बुराई नहीं करना है, बुराई 1 ही करना है, बुराई 3-4 कर देना है। इसके अलावा आपको करना क्या है, शेयर करना है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए। इस तरीके से चैनल को प्रमोशन मिलेगा। चैनल के प्रमोशन मिलने से या चैनल पे कमेंट वगैरह ज्यादा बढ़ने से मोटिवेशन होता है, तो और ज्यादा वीडियो बनाने का मन करता है। तो यहीं पे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, सपोर्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू।